नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के इस YouTube चैनल पे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने फिजिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। फिजिक्स के जो लॉज हैं उनके बारे में हमने बात की थी। फिजिक्स की कितनी ब्रांचेज हैं इसके बारे में हमने बात करी थी। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, इस सिलेबस को लेकर आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये सेकंड पेपर है, 33 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसके बारे में हम बात करेंगे। इस पेपर से हम शुरुआत करने वाले हैं। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, ये फर्स्ट यूनिट, इसमें चैप्टर फर्स्ट है और इस चैप्टर का नाम जो है वो है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। अदिश एवं सदिश क्षेत्र। सदिश और अदिश क्षेत्र को लेकर हम इस यूनिट में बात करने वाले हैं। एक ही चैप्टर हमारा फर्स्ट यूनिट में होगा। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि सदिश और अदिश होता क्या है। सदिश एवं अदिश, स्केलर, वेक्टर एंड स्केलर। क्या होता है स्केलर और वेक्टर? तो परिभाषा के तौर पे हम कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हैं और कक्षा 12 में भी हमने पढ़ा है कि सदिश और अदिश राशियां क्या होती है। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी पाई जाती है, ऐसी भौतिक राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच have magnitude and direction both is known as vector quantities। और इसके विपरीत ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ऐसी भौतिक राशियों को हम अदिश भौतिक राशियां कहते हैं। अब सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सदिश क्षेत्र क्या होता है, अदिश क्षेत्र क्या होता है? क्योंकि मैंने बताया, फिर से मैं बताना चाहूंगा। स्केलर होते हैं, इनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इनमें डायरेक्शन नहीं होती है। और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, इनमें मैग्नीट्यूड होता है, यानी आयाम होता है, परिमाण होता है, ठीक है, और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ऐसी भौतिक राशियों को हम वेक्टर कहते हैं और ऐसी भौतिक राशियों को हम जो है स्केलर कहते हैं। अब हम बात करते हैं सदिश क्षेत्र की और अदिश क्षेत्र की। सदिश क्षेत्र क्या होता है और अदिश क्षेत्र क्या होता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो ऐसी भौतिक या ऐसा क्षेत्र जिसमें अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ऐसे क्षेत्र को हम अदिश क्षेत्र कहते हैं।
प्रेक्षण बिंदु, जहां से हम उसको देख रहे हैं या जहां से उन कोऑर्डिनेट्स का, उन निर्देशांकों का मापन किया जा रहा है, ऐसे निर्देशांक अगर उस पर निर्भर करते हैं, प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, तो उसे हम अदिश क्षेत्र कहते हैं। वह क्षेत्र जिसमें या वह क्षेत्र जिसमें अदिश राशि का मान, जिसमें का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, ऐसे क्षेत्र को अदिश क्षेत्र कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल गुरुत्वीय विभव और विद्युत विभव, इसके दो एग्जाम्पल हैं। गुरुत्वीय विभव और विद्युत विभव, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसा क्षेत्र यानी ऐसा फील्ड जिसमें किसी वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू उसके प्रेक्षण बिंदु यानी जहां से हम उसको देख रहे हैं, जहां से हम उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है, उसके निर्देशांकों पे निर्भर करता है, उसको हम अदिश क्षेत्र कहते हैं। और यहां पे इसके एग्जाम्पल हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम बात करें कि लेट अस सपोज, माना कोई राशि, अदिश की मैं बात करता हूं, अदिश राशि है जो फाई मैंने यहां पे मान ली। लेट अस सपोज कि लेट अस सपोज here is a scalar quantity phi, then phi will be phi x y z, क्योंकि ये जो फाई है वो एक्स वाई जेड पे डिपेंड करेगी, इन पर निर्भर करेगी। ठीक है। और जो अदिश क्षेत्र है, इस अदिश क्षेत्र को सम अदिश क्षेत्र के पृष्ठों के द्वारा हम निरूपित करते हैं, और दो सम अदिश पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं, एक दूसरे का प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। यानी सपोज करते हैं ये यहां पे हमारे पास यहां कोई प्लस क्यू चार्ज है और इसके दो सम विभव पृष्ठ इक्वल पोटेंशियल वाले कोई दो सरफेस में यहां पे ले लेता हूं। एक की रेडियस को मैं R1 ले लेता हूं, एक की रेडियस को मैं R2 ले लेता हूं। ठीक है। और ये ये R1, ये R2, ये R3 और ये यहां पे R1। तो ये जो सरफेसेस हैं 1, 2 एंड 3, ये इन तीनों को हम बोलते हैं सम विभव पृष्ठ। इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं, एक दूसरे का प्रतिच्छेद कभी भी नहीं करते हैं। अब ये अदिश क्षेत्र की बात है। दूसरी हम बात करते हैं सदिश क्षेत्र की। सदिश क्षेत्र क्या होता है? तो उसकी अगर हम बात करें, सदिश क्षेत्र की अगर हम
बात करें तो जैसा कि मैंने इसमें बताया था कि निर्देशांकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो वन सेकेंड, अब हम बात करते हैं सदिश क्षेत्र, वेक्टर फील्ड। हालांकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी है कि सदिश क्षेत्र की परिभाषा के बारे में बात की। हमने वहां पे लिखा था कि जो स्केलर क्वांटिटी है वो उसके कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है। यहां पे सेम परिभाषा वही होगी, डेफिनेशन वही होगी, लेकिन यहां चूंकि हम सदिश क्षेत्र की बात करेंगे इसलिए हम सदिश क्षेत्र की बात करते हैं, इसलिए यहां कोई भी भौतिक राशि जो सदिश हो, अगर उसकी पोजीशन को, उसकी स्थिति को या उसके परिमाण में अगर हम चेंज करते हैं तो उसके निर्देशांकों में भी हमें परिवर्तन दिखाई देता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि किसी ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई सदिश राशि उसके निर्देशांकों पे निर्भर करती हो, सदिश राशि उसके निर्देशांकों पे निर्भर करती हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम सदिश क्षेत्र कहते हैं। ये सदिश क्षेत्र की परिभाषा है। माना इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो यहां गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों की जो इंटेंसिटी है ये एक तरह से उसके सदिश जो स्केलर वेक्टर फील्ड है उसको डिनोट करती है। अब हम बात करते हैं कि यहां मैं मान लेता हूं, लेट अस सपोज कि यहां कोई राशि है ए, यहां कोई राशि है ए वेक्टर, ये ए वेक्टर कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई और जेड पर डिपेंड करता है। तो इसको हम लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर एक्स, वाई एंड जेड। ये इसके निर्देशांकों पे निर्भर कर रहा है। अब इसके आगे अगर हम बात करते हैं कि सदिश क्षेत्र जो है, सदिश क्षेत्र को ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल लाइंस के थ्रू प्रदर्शित किया जाता है और इन रेखाओं को फील्ड लाइंस कहते हैं। इन रेखाओं को फील्ड लाइंस कहा जाता है या फ्लक्स भी इनको कहा जाता है। अब इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर, इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है उस बिंदु पर सदिश क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। इस बिंदु पर खींची गई रेखा, स्पर्श रेखा जो टचिंग लाइन होती है, वो टचिंग लाइन इस पे जो ये जो वेक्टर फील्ड है इसकी डायरेक्शन को डिनोट करता है। ये हमारे लिए जो है वेक्टर फील्ड की बात है। अब अगर हम पार्शियल डिफरेंशियल की बात करें, पार्शियल डिफरेंशियल की बात करें यानी आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशियल, तो इफ यदि हमारे पास फाई इक्वल टू फाई एक्स, वाई, जेड हैं तो इनका पार्शियल डिफरेंशियल क्या होगा,
डी फाई, डी फाई इक्वल टू होगा डेल फाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई डेल जेड डी जेड। ये इसका पार्शियल डिफरेंशियल हो जाता है। अब हम बात करेंगे अदिश फलन की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन या अदिश क्षेत्र की जहां हम बात कर रहे हैं उसकी प्रवणता की हम बात करेंगे। कैसे कैलकुलेट की जाती है इसकी प्रवणता, इसके लिए हम एक डायग्राम यहां पे बनाते। अब हम बात करेंगे अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। क्या होती है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड? अगर इसकी हम बात करें तो देखिए कि किसी अदिश राशि, अदिश क्षेत्र में अदिश फलन की दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहा जाता है। यानी किसी भी स्केलर फील्ड में जो स्केलर फंक्शन है इसका डिस्टेंस के साथ मैक्सिमम जो चेंज होता है, मैक्सिमम जो डिफरेंस होता है, उसी को हम इस स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट कहते हैं। और ये जो ग्रेडियंट है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी जो डायरेक्शन है, ये जो इक्वी वेक्टर सरफेस है, सम अदिश पृष्ठ इसके लंबवत होती है। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन, डी फाई अपॉन डी एन एन केप, या डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम एन केप। एन केप, यहां एन केप जो इक्वी वेक्टरल जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है। सम अदिश पृष्ठ के लंबवत दिशा में एकांक सदिश यहां पे एन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। और फिजिक्स की सबसे खूबसूरत बात यह है, या हम कहें कि नेसेसरी पार्ट यह है कि आप जो भी कोई टर्म्स यूज कर रहे हैं उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस यहां जरूर लिखें। कोई भी टर्म अगर हम यूज कर रहे हैं तो इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें जरूर लिखना होता है। अब हम बात करें कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो यहां मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। इस डायग्राम पे हम विचार करते हैं कि यहां कोई हमारे पास एक्स वाई कोई क्षेत्र है। इस एक्स वाई प्लेन में यहां पे दो पृष्ठ हैं, पृष्ठ S1 और पृष्ठ S2। पृष्ठ S1 और पृष्ठ S2 हैं, ये दोनों सम अदिश पृष्ठ हैं। यहां लिखेंगे कि माना S1 व S2 सम अदिश पृष्ठ हैं। सम इक्विवेक्टर सरफेस, सम अदिश पृष्ठ हैं। जो S1 सरफेस है, इस S1 सरफेस पे जो सदिश राशि है, इस सदिश राशि का मान S1 पे फाई से डिनोट किया है, और जो S2 है, इस S2 पे इस राशि का मान फाई प्लस डेल फाई से डिनोट किया है। यहां पे फाई है और यहां पे फाई प्लस डेल फाई। अब इन दोनों पृष्ठों में बिंदु P और Q हैं। क्रमशः बिंदु P और Q दो बिंदु लिए जाते हैं। बिंदु P का जो स्थिति सदिश है OP वेक्टर, यहां पे बिंदु P का जो सदिश है OP वेक्टर, ये OP वेक्टर हमारे पास R वेक्टर है। सिमिलरली OQ वेक्टर है, OQ वेक्टर यहां पे R वेक्टर प्लस डेल R वेक्टर है।
ऐसे ही इनका जो परिवर्तन है, इनका जो परिवर्तन है या विस्थापन है, ये विस्थापन सदिश यहां पे विस्थापन सदिश पी क्यू वेक्टर, विस्थापन सदिश पी क्यू वेक्टर है, वो यहां पे डेल आर वेक्टर से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। अब यहां पे हम बात करेंगे कि इसकी डेरिवेशन कैसे होती है और कैसे ये रिजल्ट हम कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके लिए एक बार फिर से हमें ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो देखिए यहां पे हमने ये डायग्राम सरफेस लिए थे S1 और S2। ये S1 सरफेस के लिए फाई अदिश राशि फाई है, S2 सरफेस के लिए फाई प्लस डेल फाई है। S1 सरफेस में P बिंदु था और S2 सरफेस में Q बिंदु था। यहाँ पे ये OP वेक्टर हमारे पास R वेक्टर है, PQ वेक्टर डेल R वेक्टर है और OQ वेक्टर हमारे पास R वेक्टर प्लस डेल R वेक्टर है। अब यहाँ पे जो PQ डायरेक्शन है, इस PQ डायरेक्शन में फाई में परिवर्तन की दर अगर हम देखें तो वो होगी डेल फाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों जो पृष्ठ हैं इनमें अंतर हमारे पास डेल फाई का ही है। यहाँ फाई है और यहाँ हमारे पास फाई प्लस डेल फाई है, तो ये डेल फाई अपॉन कितना विस्थापन है, डेल आर वेक्टर, यहाँ पे विस्थापन है डेल आर वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। चेंज इन द डायरेक्शन इन PQ, चेंज इन डायरेक्शन PQ, रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ PQ। अब जो P है, इस P से जो सरफेस था हमारे पास, दूसरा पृष्ठ S2 था, इस पे हमने एक परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला एक, और इसका जो है वो PR हमने इसको नाम दे दिया है। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर हमारे पास एन कैप है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था क्या कि एन कैप की वैल्यू क्या थी। तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है वो है हमारे पास एन कैप। अब यहाँ पे हम ट्रायंगुलर PRQ की हम मानते हैं PRQ। यहां हम cos थीटा की वैल्यू लिखते हैं PR अपॉन PQ इक्वल टू cos थीटा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहां से हमने ये cos थीटा की वैल्यू लिखी है। यहां से मैं इसको ट्रांसफर करके PR की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, PR इक्वल टू PQ cos थीटा, और जब इनकी वैल्यू प्लेस करता हूं तो मैं देखता हूं कि डेल N इक्वल टू डेल R cos थीटा। PR चूंकि मैंने बताया था कि एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, एन वेक्टर से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया था, और चूंकि डेल की टर्म में हम बात कर रहे हैं तो PR की वैल्यू डेल N, PQ की वैल्यू यहाँ पे डेल R और cos थीटा हमारे पास एज इट इज। तो डेल N इक्वल टू डेल R cos थीटा मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी। यहां से डेल R की मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, डेल N अपॉन cos थीटा हमारे पास डेल R की वैल्यू आ जाती है। अब मैं बात करता हूं जो इक्वेशन 2 थी हमारी, इक्वेशन 2 से मैं वैल्यू पुट करता हूं इक्वेशन 1 में। यहां मुझे डेल R दिखाई दे रहा है और ये डेल R की वैल्यू मैं यहां पे पुट करता हूं, जो कि PQ डायरेक्शन में फाई में चेंज ऑफ रेट है। ठीक है, यहां से डेल Q अपॉन डेल N cos थीटा, चूंकि ये अपॉन में है इसलिए यहां पे मैं डेल N अपॉन cos थीटा करूंगा, cos थीटा ऊपर चला जाएगा, तो डेल Q अपॉन डेल N cos थीटा, तो ये डेल फाई अपॉन डेल N यहां पे रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं जो cos थीटा मैक्सिमम है वो 1 होता है, इसलिए यहां पे डेल फाई अपॉन डेल N मेरे पास ये वैल्यू रह जाती है। अब अगर मैं बात करता हूं कि PQ डायरेक्शन में जो अधिकतम रेट ऑफ चेंज है उसकी मैं बात करूं तो ये डेल Q अपॉन डेल R मैक्सिमम होगा
डेल क्यू अपॉन डेल एन, डेल फाई अपॉन डेल एन। ये पी क्यू डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है। यहां से मैं इसको लिख सकता हूं कि हम यहां ये कह सकते हैं कि अतः फाई में जो अधिकतम परिवर्तन की दर है वो सम अदिश पृष्ठ के लंबवत होती है। द रेट ऑफ चेंज इन फाई इज परपेंडिकुलर टू द इक्विस्केलर सरफेस। जो सम अदिश पृष्ठ है इसके बराबर होती है। यहां पे डेल फाई अपॉन डेल आर ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल आर मैक्सिमम, जो कि इसकी रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या होगा हमारे पास डेल फाई अपॉन डेल एन, एन कैप वही हमारे पास यूनिट वेक्टर है। और अगर हम इसको कंप्लीटली लिखना चाहें, ये हमारे लिए पार्शियली है। अगर हम होल सिस्टम की बात करें तो ग्रेडियंट फाई हमारे पास डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम एन कैप इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन, एन कैप हमारे पास कैलकुलेट होता है। ये हमारे पास ये जो फाइनल रिजल्ट है, यही हमारे पास जो स्केलर फील्ड है इसका ग्रेडियंट आता है। यहां तक हमने आज 3 टॉपिक कवर किए। अब हम बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो स्केलर फील्ड है इसका ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो यहां तक हम बात करते हैं और इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए सब्सक्राइब कर दें। कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।